मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो में देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कोरोना काल पर कितना भारी पड़ा बजट 2021। इसे 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में को बूस्टर डोज मिला क्योंकि एक और कोरोना महामारी से जंग तो दूसरी ओर कृषि सुधार पर बजे राजनीति संग्राम के बीच आज 2021-22 का आम बजट देश के सामने आ गया। बजट से भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब के आगे मेक इन इंडिया का जोर होगा, इसके लिए कई विजन और योजनाएं सामने रखी गई। मगर सबसे खास हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट में ऐलान है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक जीडीपी का महज 1.6% स्वास्थ्य पर खर्च होता था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया और कहा कि इस लक्ष्य को 2 गुने तक ले जाना है। वहीं बजट में गांव किसानों की आय बढ़ाने पर खासा जोर रहा। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में भारत का आत्मविश्वास दिखा जिसमें जान भी है और जहान भी। तो वहीं विपक्ष के धुरंधर बजट को राजनीति की कसौटी पर परखने लगे। सवाल दागे जा रहे हैं कि आम आदमी को क्या मिला और क्या आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर मिलेगी रफ्तार। देश की बहस में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बजट पर राजनीति का पारा कैसे चढ़ा कैसे उतरा उससे आपको रूबरू कराते हैं। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। मैं मानती हूं किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो जरूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात करें। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है। तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। देखिए, बजट में कई चीज़ें बहुत ही अच्छी है, जैसे पोल्यूशन पे थोड़ा फोकस किया गया है, हाइड्रोजन मिशन पे फोकस किया गया है। लेकिन लार्जली जो दिखता है वो जहाँ इलेक्शंस है उस स्टेट्स को ज़्यादा और अन्य स्टेट्स को कम, ऐसे थोड़ा एक भेदभाव दिख रहा है। तो देश की बहस में हमारे साथ बाबा रामदेव जी जुड़ चुके हैं, लेकिन देश की बहस में आप जानते हैं हम आपसे आज का सवाल पूछते हैं। तो आज का सवाल बताते हैं आपको, क्या बजट 2021 से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने का रास्ता खुला है? हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं शो के अंत में हम आपका जवाब दिखाते हैं कितने प्रतिशत लोग क्या बोलते हैं। आपको पता है वोटिंग कैसे करनी है? आप हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं और ट्वीट भी कर सकते हैं। तो कार्यक्रम से जुड़े आपका अगर कोई सवाल है, राय है, अगर शो में आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। तो बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे, आप हेल्थ के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप कैसे देखते हैं आज के बजट को? प्रथम तो दीपक भाई, आपकी देशभक्ति को, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। दीपक भाई रोज दीप जलाते रहते हैं, देश के बड़े नेशनल जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बहस ही नहीं करते, आम लोगों को उसमें सम्मिलित करते हैं और उनको परिणाम तक पहुंचाते हैं। बजट देश का सबसे बड़ा इशू है और इसकी किस संदर्भ में कितना बजट एलोकेट हुआ है और उसके ऊपर देश की दशा और दिशा तय होती है। तो मोदी सरकार ने
जो गांव गरीब मजदूर किसान खेत खलिहान से लेकर के और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश की एक बुनियादी ज़रूरत होती है उसी के ऊपर प्रकृति के सोपान हम चढ़ते हैं और विकास को पंख लगते हैं। और दोनों हमारे मंत्री भी बड़े धाकड़ हैं, पीयूष जी भी और गडकरी जी भी। तो सरकार ने जिस तरह से हेल्थ के ऊपर भी सबसे बड़ा, क्योंकि मैं तो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ, 2,32,000 करोड़ का बजट आज़ादी के इतिहास में पहली बार, माने देश के स्वास्थ्य के सबसे ज़्यादा चिंता मोदी जी को है। तो मुझे इसमें 99% मैं इस बजट को नंबर दे सकता हूँ। एक थोड़ा सा मिडिल क्लास थोड़ा मायूस है, तो मैं आश्वस्त हूँ उनके लिए भी मोदी जी ज़रूर भविष्य में कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि बजट सरकार के पास में टैक्स का कलेक्शन बहुत कम हुआ था, खर्चे बहुत हुए थे, इसलिए जितने भी जो हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जो सरकार ने फैसले लिए हैं या और कुछ सेस लगा करके सरकार टैक्सेस को जुटा रही है, तो सरकार की दृष्टि में मुझे पारदर्शिता लगती है उनकी नीतियां नेतृत्व में। और जो भी उन्होंने एलोकेशन किया है उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि भारत अपने प्रगति के सोपान चढ़ेगा। दीपक भाई, बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एग्जीक्यूशन कैसा होता है। आप 7 साल के मोदी सरकार के एग्जीक्यूशन के, जो कहा जाए और जो किया जाए, कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को काम को जमीन पर लाने के संदर्भ में? देखिए, गडकरी जी ने 100% काम को जमीन पर उतारा है। बाकी भी जितने मंत्रालय हैं, पीयूष जी भी उसमें बड़े आगे हैं। जहाँ तक शेष मंत्रालयों का प्रश्न है, तो अलग अलग मंत्रालय में करीब 90 से लेकर के 99% तक अलग अलग मंत्रालयों का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि रिफॉर्म और परफॉर्म करने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है। तो इस सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है और रिफॉर्म्स के साथ परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए सारे देश ने इन पर भरोसा किया है। और आज़ादी के इतिहास में पहली बार किसी एक परंपरागत पार्टी के अलावा किसी ने सत्ता पर ही पकड़ नहीं बनाई, लोगों के दिलों में जगह बनाई तो मोदी जी है। दीपक भाई, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में बहस जुड़ी हुई है, विपक्ष कह रहा है कि सबको फ्री वैक्सीन लगे, फ्री वैक्सीन लगे। आपको क्या लगता है, क्या फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए या जिसके पास खरीदने की क्षमता है उसे खरीद कर लगानी चाहिए? देखिए, जो गरीब है उसको तो फ्री में लगनी चाहिए, जो समर्थ है वो तो लगवाएंगे। दीपक भाई, इस देश के लोग इतने दरिद्र नहीं हैं, इतने कायर कमज़ोर और बुज़दिल नहीं है कि हर चीज़ देश में से मुफ्त में से लेंगे। ये देश भी तो हमारा ही है। ये जो हम टैक्स देते हैं वो किसके लिए देते हैं? नेशनल बिल्डिंग के लिए देते हैं। जो देश के असमर्थ लोग हैं, अशक्त लोग हैं, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए देते हैं। और अपने देश की सेना के आधुनिकीकरण से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के जिसमें जितनी भी आर्थिक सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए देते हैं। तो इस देश के लोग बड़े जज्बाती हैं। सबके सब नागरिक कभी भी फ्री में वैक्सीन नहीं लेना चाहेंगे। और मेरे जैसे लोग तो 5 साल बाद में मैंने नाम लिखा हुआ है, हम तो योग और आयुर्वेद जड़ी बूटियों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस देश के सभी लोग फ्री में मुफ्त में वैक्सीन नहीं चाहते। दीपक भाई, ठीक है, आखिरी सवाल जानना चाहता हूं, कोरोना काल के बाद आपको क्या लगता है कि हम $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे हमारे इकोनॉमी के फ्रंट पे? क्योंकि आप जितने बड़े हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उतने बड़े आज की तारीख में बिजनेस आइकॉन भी हैं। देखो दीपक भाई, इसमें जो है 1 से लेकर के 2 साल की देरी हो सकती है, क्योंकि कोरोना ने करीब हमारा 1.5 साल खराब किया है। इसलिए इस देरी को मैं एक प्राकृतिक आपदा के रूप में लेता हूं, लेकिन उसमें भी अवसर खोजे हैं मोदी जी ने। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी और 2035-40 तक पहुंचते पहुंचते भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल पावर, सुपर पावर भी बनेगा। और उसमें मैं आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से सब अपने देश के नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा, दीपक भाई, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करें। मैंने अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और आगे एडिबल ऑयल से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के FMCG के और जो है न्यूट्रास्यूटिकल अलग अलग क्षेत्रों में करीब मैं 5 लाख लोगों को और रोजगार दूंगा। देश की अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ से ज़्यादा की भागीदारी और आने वाले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का योगदान पतंजलि की तरफ से होगा। ऐसे सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय करेंगे
तो भारत निश्चित रूप से परम वैभवशाली बनेगा। वो ठीक है। सपना आपका है, वो सपना हम देशवासियों का है दीपक भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुंह में घी शक्कर कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जरूर पूरा करें। देश के लिए वाकई 2035-40 तक एक विश्व गुरु बनना भारत का एक सपना है और वो जरूर पूरा होगा। स्वामी जी, फिलहाल देश की बहस हमारी जारी रखेंगे, लेकिन स्वामी जी से बातचीत यहीं तक। स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे बहस को खोलते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ सबसे खास मेहमान जुड़े हैं मनोज गैरोला साहब, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मेरे साथ हरवीर सिंह साहब है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर के जाने माने एक्सपर्ट है देश के। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है, जो स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के, जो कि एक सहयोगी पार्टी है एनडीए की। मैं सबसे पहले मनोज सर के पास चलूंगा। मनोज सर, पूरे बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट रहे हैं, सालों तक आपने पिंक न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया है, आप इस बजट को आज कैसे देखते हैं? दीपक, ये बहुत ही अच्छा बजट है। देखिए, मैंने अपने करियर में ऐसा बजट नहीं देखा जहां की सरकार ने या वित्त मंत्री कहें, वित्त मंत्री ने एक आम आदमी की ज़रूरत का ध्यान रखा है, और लेकिन साथ ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए अट्रैक्ट किया है। जो मैसेजिंग गई है बहुत अच्छी गई है। आप देखिएगा कि जब हमारे यहाँ पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पेंडेमिक के बाद जो हमारा लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी जो बंद हुई, लाखों करोड़ों मजदूर जो वापस अपने घर में गए, तो उन माइग्रेंट लेबर्स में से कईयों के पास आज की डेट तक नौकरी नहीं थी। उनको नौकरी देना सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमारे इस बजट में जो 34% एलोकेशन, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स में जो इंक्रीज़ किया गया है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई सेक्टर होते हैं, जैसे स्टील हो गए और उसके साथ जैसे सीमेंट हो गई। इन सेक्टर्स को भी एक पुश मिलेगा। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग वो है नौकरी करते हैं। तो दीपक, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ जैसे हेल्थ में 137%, मतलब डबल से ज़्यादा हम बजट एलोकेशन कर रहे हैं। इससे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा का सारा खर्चा होगा। जब हम वैक्सीनेशन में 35,000 करोड़ की बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वैक्सीनेशन से लोगों की हेल्थ तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ कई सेक्टर्स है, जैसे टूरिज्म हो गया, होटल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। ये इंडस्ट्रीज़ जो बंद पड़ी हुई थी, ये इंडस्ट्रीज़ दोबारा से चलने लगेंगी, अपनी पटरी में आएंगी। इसमें भी लाखों करोड़ों लोगों को वो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन साथ ही साथ दीपक, आपने देखा कि आज शेयर मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि सरकार करने में डरती थी, वो इस बारी सरकार ने कर दिया। जब हम एफडीआई को खोलते हैं, हम इंश्योरेंस में एफडीआई को 49% से 74% करते हैं, तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर को एक मैसेज जाता है कि हाँ, हम लोग सीरियस हैं रिफॉर्म्स में। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये जो बैंक के एनपीएस की थी, तो इसमें प्रॉपर रोड मैप तैयार करा गया है। एक बैड बैंक का प्रोविज़न किया गया है, जिससे कि बैंक के एनपीएस कम होंगे। उसी तरीके से हम देखें कि सरकार ने बोला है कि कुछ प्राइवेटाइज करेंगे बैंक्स को। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मैसेज देती है इन्वेस्टर को, जो कि मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाता है। और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारा, अगर हम सोचें कि इसके थ्रू आएगा, तो आप देखिएगा कि हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। 10 में से कितने नंबर सर आपके हिसाब से? मैं तो 9 नंबर दूंगा। मैंने तो देखिए इतना अच्छा बजट काफ़ी लंबे टाइम से देखा नहीं है। ठीक है, सीधे चलता हूं गुलाब सिंह। जनता जनार्दन की राय लेना बेहद जरूरी है। गुलाब सिंह जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। गुलाब सिंह जी, क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट के बारे में? क्या आपने बजट देखा? भारत माता की जय सर। न्यूज नेशन में बोलने का आपको धन्यवाद चौरसिया जी। और ये बजट है जो आम जनता के लिए बहुत सही है। आपको किन पॉइंट्स पे लगता है आम जनता के लिए ठीक है गुलाब सिंह जी? सर, ये है जो आम बजट हमारी जनता का सब ठीक है। 75 साल से ऊपर के वर्गों को है जो खरीद टैक्स दिया है इन्हें। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि 75 साल के लोगों को से ऊपर के लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना होगा। लेकिन विपक्ष की राय जानना सबसे जरूरी है, इसीलिए चलते हैं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, 10 में से 9 नंबर मिल रहे हैं बजट को, लेकिन आप इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या बजट को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? और मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए। दीपक जी, सबसे पहले 75 साल वाले पे ही बात कर लें
कि 75 साल की जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से बेमानी तरीके से की जा रही है। 75 साल से जो बड़े हैं और जो पेंशन लेते हैं, उसके पेंशन वालों को केवल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। अगर वो आलोक जी की आवाज, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आलोक जी का लिंक चला गया है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? अब 2022 में तो आपको दो हाथ करने हैं बीजेपी के साथ, तो अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए आपको। जब मैं बजट सुन रहा था दीपक जी, तो मुझे लग रहा था चारों तरफ से आवाज आ रही है, सेल 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 लगी है। लेकिन अच्छा ये हुआ मैं बच गया, और इसलिए मैं तारीफ भी कर रहा हूं बजट की। कम से कम उन्होंने ये नहीं बोला एक के साथ एक फ्री, ये नहीं बोला। बस इतनी गनीमत तो रखी है बजट में कि एक के साथ एक फ्री नहीं बोला, सेल तो लगा दी थी उन्होंने। हर चीज का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, हर चीज को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। आप चाह रहे हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से टूटी हुई है, आपको पता है डिफिसिट कितना है? 6.8% है हमारे देश का। अगर स्टेट का बना दे तो करीब 4% है, दोनों को ऐड कर दी तो 11% है। और अगर अजय कुमार सिन्हा जी की बात मान ली जाए तो जीडीपी का 15% है डिफिसिट। आप सोचिए, जिस देश के अंदर में आपने जितना लोन लिया है 10 लाख करोड़, और जो पीएसयू को बेच के आपने पैसा इकट्ठा किया, उसका 70% पैसा आप खर्च कर चुके हो आप। कभी राशन बांटने में, कभी अपना चुनाव के इलेक्शन को अपने वादे पूरे करने में लगे हुए। तो कैसे वेलफेयर स्टेट कहलाएगी अनुराग जी? आप राशन बांटने को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? वो भी समाजवादी पार्टी राशन बांटने को क्रिटिसाइज कर रही है। अरे राशन बांटने को नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने कहा राशन बांटने में खर्च कर दिए। बात तो सुनिए, आप बीच में कूद पड़ेंगे तो मैं दिक्कत होगी ना बात सेंटेंस पूरा होने में। मेरा कहने का मतलब, बजाय उनको देने के आपको उनको पैरों पे खड़ा करना चाहिए। वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे बेचे, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचे, उनको आपको पैकेजिंग सिस्टम सिखानी चाहिए, उनको मार्केटिंग सिखाना चाहिए, उनको कैसे सेल करे मार्केट के अंदर में। वो एक्चुअली यहाँ पे किसान प्रोड्यूस करता है और सेल कोई और कर रहा है। किसान को आप इस लायक बनाइए ना। तो यही तो कह रहे हैं 3 किसान बिल, किसान अपनी कीमत तय करे, ऑप्शन हो, मंडी का भी ऑप्शन हो, प्राइवेट व्यापारी का भी ऑप्शन हो। यही तो कह रहे हैं 3 किसान बिल। और क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? नहीं, किसान बिल कहता है कि मंडी तो धीरे धीरे आप खत्म ही कर दोगे, सबको पता है क्या। चलिए ठीक है, सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए। सैयद जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया का कहना है कि ये सिर्फ सेल और सेल का बिल है, सरकार सब कुछ सेल कर रही है। देखिए, अनुराग भदौरिया को अच्छे से मालूम है, और उस सरकार में थे जब ये जो सेल करने का जो पहली बार इनिशिएटिव लिया था, यूपीए सरकार ने लिया था। और हमने कोई इस पर क्रिटिसिज्म नहीं करते, इसलिए कि जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स है, जो नॉन कोर एसेट्स है, और उसको बेच के कोई और निवेश किया जा सकता है, सरकार बेच कर सकती है, तो क्या उसमें बुराई है? उस सरकार ये पूरा एसेट्स किसका है? देशवासियों के है। देशवासियों के लिए अगर बेचते हैं और उसको बेटर उसको जो है रिसाइकिल करके फिर से आप अगर निवेश करते हैं दूसरे इसमें, तो क्या हर्ज है? अच्छा एसेट्स के नया एसेट क्रिएशन होगा। आज इसकी जो जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी हो चुकी है, और या उसमें आपको अच्छे निवेशक लाने हैं तो लेकर आ रहे हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है? लेकिन बहुत सारे बिजनेस में जो है नॉन कोर बिजनेस है, सरकार को चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बिजनेस को चला के अगर सरकार बेचती है तो ये हर लोग इसको बेहतर समझते हैं कि सरकार इनिशियल सपोर्ट करती है, हैंड होल्ड करती है, बाद में जब बिजनेस खड़ा हो जाता है तो उसको बेच देने का काम करती है, इसलिए कि ताकि सरकार फिर इस पोजीशन में हो कि दूसरे और नए इनिशिएटिव ले सके। ये देशवासियों के हित में है और ये एसेट देशवासियों में। लेकिन मैं एक मिनट जरा पूरी बात लेकिन आज के बजट में अगर लोग अरे गिरीन वायरस साहब जरा तो 5 मिनट रुक जाइए, फिर उसके बाद बोलिएगा। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, ग्रीन वायरस इतनी सारी चीजें हुई है। ये हाँ, मैं कह रहा हूं इसलिए कि देखिए मैं इनको कह रहा हूं इसलिए कि ये किसी को बोलने का देते नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं बोलने लगते हैं। मैं इसलिए इनको ग्रीन वायरस कह रहा हूँ। खैर, बहरहाल इनको आप कुछ और वायरस कह दीजिए, लेकिन है इनमें कोई कीड़ा है, उसमें बोलने वाला कीड़ा, हर वक्त टोकने वाला कीड़ा। मैं इतना कहना चाहता हूं
कि आज के इस बजट में कई बहुत अच्छे पहल किए गए हैं और इसीलिए देखिए स्टॉक मार्केट, एक चीज़ उसको मानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट अगर अच्छा बजट है, अगर देश के हित में बजट है और अच्छा इसको हर जो पॉलिसी मेकिंग सही है तो उसको थम्स अप देता है। यहाँ तो डबल थम्स अप मिला है। 24 साल में इतना स्टॉक मार्केट कभी एक दिन में उछला नहीं था जो आज हुआ है। उससे समझ में आता है कि आज का बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया और खास कर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आलोक शर्मा जी जुड़ गए। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था और लेकिन उससे कुछ ज्यादा मैं टेक्निकल बताता दिक्कत थी। आलोक जी आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बात। देखिए मुझे लगता है कि जफर भाई फिर आता हूं मैं आपके पास। आया है वो पूरी तरह से धोखेबाजी का बजट है। सब कुछ बेच खाएंगे, तोड़ेंगे नहीं अब कुछ, ये वाला बजट है। ये धोखेबाज मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहला जो 75 साल वाला शुरुआत हुई थी कि 75 साल में केवल जिन लोगों को 75 साल से ऊपर पेंशन से इनकम है, अगर कोई दूसरी इनकम है तो उनको रिटर्न भी भरना है, टैक्स भी भरना है। उसमें अगर कैलकुलेट करें कि जो लोग 17 साल पहले रिटायर हुए थे उनका 5 लाख से ऊपर पेंशन बनता ही नहीं। बिल्कुल धोखेबाजी वाला फिगर है। दूसरा, डिफेंस बजट। चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है और पिछले 15 साल में सबसे लोएस्ट इंक्रीमेंट है। मात्र 4000 करोड़ का बजट डिफेंस का बढ़ा है। तीसरा, फेल जादूगरी। अभी जो मनोज साहब कह रहे थे कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हेल्थ बजट कोई 137% नहीं बढ़ा है, अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो। उसके अंदर 35,000 करोड़ वैक्सीन का भी है, प्लस फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स हैं वो भी सब ऐड कर दी गई हैं। मनोज साहब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा उसको। उसके बाद किसानों के लिए पहली बार इतिहास में हुआ है कि एग्रीकल्चर बजट घट गया है। एग्रीकल्चर बजट 6% घटा है इस बार, और जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है वो 11% घट गई है। उसके ऊपर डीजल और पेट्रोल पे आपने सेस लगा दिया तो किसानों के साथ भी पूरी ठगी हो गई। उसके बाद मध्यम वर्ग आता है। आपने 1 रुपया इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बढ़ाई कि भाई इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसको बढ़ा दें हम। आपने सुरक्षा के साथ पूरी तरह से धोखा किया। उसके बाद महंगाई, इस बजट से पूरी तरह से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई किसी तरह से कम नहीं होगी इसके अंदर। आप मुझे केवल ये बताइए कि इस बजट के बाद रोजगार कैसे बढ़ जाएंगे? मनोज साहब, आपने बड़ा बखान किया कि ऐसा बजट ही नहीं देखा। पिछली बार बजट कितना था? 34.5 लाख करोड़, और इस बार कितना है? 34.5 लाख करोड़। इस बार का रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट कितना है? 9.5%, और अगली बार का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 6.8%। इसका मतलब 2.5% पिछली बार से बजट घट गया। सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछली बार से घटेगी। ठीक है, जवाब ले लें। सही है, जफर इस्लाम साहब भी है, लेकिन आपने मनोज जी का नाम लिया है। आलोक भाई छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा पॉइंट्स बोल पाएंगे। मनोज सर जवाब। आलोक जी ने सीधा आपसे सवाल पूछा है, छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा पॉइंट्स कवर कर पाएंगे। देखिए दीपक, ऐसा है जफर भाई 1 मिनट। आलोक भाई छोटा छोटा रखते हैं, मनोज सर से जवाब ले लेते हैं। आपने उनका नाम लिया है। मनोज सर देखिए, ऐसा है कि इस बारी पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक के कारण हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ और उसके कारण हमारे यहाँ इकोनॉमी बंद हुई। तो फिजिकल डेफिसिट अगर 9.5% है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो भी हमारा कम हुआ है, तो इसमें और सरकार के जो खर्चे हैं वो भी बढ़े हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात है। और मेरे ख्याल से फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा नंबर है जिसकी जब अब एक ये पेंडेमिक के कारण, और वैसे भी हमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। और इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो भी मेंटली इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कई सारे कंट्रीज़ ने इस बारी करेंसी अपनी छापी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, तो ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जिसको कि हम जनरली फिजिकल डेफिसिट जिनको हमें दिखाना होता है, उन्होंने इस बात को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि पेंडेमिक के कारण अगले इस साल, यही साल नहीं बल्कि अगले आने वाले 2-3 साल में भी ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, पिछले बारी के मुकाबले अगर 34% हमारा इस बारी बजटरी एलोकेशन ज़्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इस कारण जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लेकिन मैं लेकिन दीपक, मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इसमें से कि ये बात मानने वाली है कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है 7.7%, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर 11% अगर इंक्रीज करती है तो 2 साल में हमारी जो इकोनॉमी होगी वो सिर्फ 2.3% ही हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करेगी, ये बात भी मानने वाली है। कई सारे लोग पिछले साल बेरोजगार हुए, जिनको रोजगार मिलेगा ये वही, उनमें काफी लोग वो होंगे कि जो पिछले साल वो हुए थे, बेरोजगार हुए थे। तो ये बात एक मानने वाली बात है। आलोक शर्मा जी, उसके बाद जफर इस्लाम जी, और फिर हरवीर साहब। नहीं, मनोज साहब एक बात बताइए
पिछली बार से बजट अगर 2.5% घट गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ कैसे जाएगा? 34.5 लाख करोड़ था और फिजिकल डेफिसिट अगर 6.8 होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ कैसे जाएगा? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बड़ा है तो जब बजटरी एलोकेशन ज्यादा है तो कैसे बढ़ जाएगा साहब? 34.5 लाख करोड़ का अगर बजट है टोटल ही खर्चे का, तो उसमें बढ़ कैसे जाएगा? मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, आंकड़ों पर जवाब दीजिए। नहीं बीजेपी को अच्छा करके मुझे कोई आपत्ति नहीं। ना सर, अरे आलोक भाई इंडिपेंडेंट लोगों की भी बात सुन लिया करिए ना सर, सुन लिया करिए। हर को आप तो आजकल आलोक भाई ने नेशनल यूनिवर्सिटी खोल ली है सर्टिफिकेट बांटने की। आलोक भाई आपने भी सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी खोल ली है। आलोक भाई भी सर्टिफिकेट बांटे हैं। जफर भाई क्या कहेंगे? उसके बाद हरवीर सर के पास जाऊंगा। आलोक भाई ने थोक में सर्टिफिकेट कर दिया आज की तारीख में, थोक में सर्टिफिकेट। जफर भाई शेयर मार्केट में उछाल आ गया। अरे भाई सब कुछ सेल पे अगर आप लगा देंगे, सब कुछ। अरे सुन लीजिए, अरे आलोक भाई सुन लीजिए, हमारा शेयर मार्केट बढ़ेगी, ठीक, शेयर मार्केट घटेगी थोड़ी ना। इतना सर्टिफिकेट मत बांटा करिए आलोक भाई। देखिए जैकेट तो मेरा पहन के आया है, अगर इस बजट में है जैकेट तो मेरा। साहब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अरे सुनिए आलोक भाई, आलोक भाई सुन लीजिए, तो अनुराग भाई प्रवेश करके आलोक भाई के अंदर, अनुराग भाई प्रवेश करके आलोक भाई के अंदर। जफर साहब जवाब दीजिए। नहीं ग्रीन, अगर हमने ग्रीन फैन ली तो आपकी नहीं है, ग्रीन कलर को आप नहीं मानते। अगर अरे आपसे पूछूंगा, मेरे पास एक बहुत $1 मिलियन सवाल है आपके लिए, मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। जफर भाई एक 30 सेकंड में जवाब, क्विक, मुझे ब्रेक लेना है। लेते नहीं है पर लेना है आज। आलोक भाई हमारी जैकेट पहन के और देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अभी ये कह रहे थे जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर पिछले बार जो 30.4 नहीं था इनिशियल, अरे सुन लीजिए यार, इनिशियल एक्सपेंडिचर जो बजट एक्सपेंडिचर जो था भी 30.4 का था, और आपको मालूम है कि उस वक्त जो हम 3.5 पे थे फिस्कल डेफिसिट। हमारा रेवेन्यू जो था वो 22.55 करोड़ का था, 5 लाख करोड़ का था, जो इस बार रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, इसलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। इस अगले बार जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा इसलिए 6.8, हमारा इन्वेस्टमेंट जो था, कैपेक्स जो था 4.39 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 5.54 करोड़ किया है। तो कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर आलोक शर्मा जी, पंडित आलोक शर्मा आंकड़े पे तो सही बात करो यार। पंडित आलोक शर्मा है। लेकिन सबसे पहले हरवीर सर मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या आप 10 में से 9 नंबर देंगे इस बजट को? नहीं देखिए दीपक, मैं 9 तो नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि 7 नंबर में जरूर दे दूंगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में बजट पेश हुआ है और क्योंकि इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और इसमें कंटिन्यूटी के साथ एक कोशिश ये थी कि डिमांड जनरेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को काम के मौके मिले, उसके लिए सरकार ने एकदम खुले हाथ से पैसा खर्च करने की कोशिश की है और फिस्कल डेफिसिट का कोई भी कंस्ट्रेन नहीं रखा है। और पैसे जुटाने के लिए कई नए तरीके अपनाए हैं, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट है, एसेट्स का मोनेटाइजेशन है, इस तरीके का काम किया। और जो FDI की जो लिमिट्स चेंज की है वो भी की है, और एक ये जो एग्रीकल्चर सेस जो लगाया है उसके ज़रिए भी पैसा जुटाने की कोशिश की है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो एक बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर और रूरल जो है, उसमें कोई बहुत बड़ा सरकार ने खर्चे का कोई एक्स्ट्रा ये नहीं किया एलोकेशन। जो पिछले साल का बजट था उससे थोड़ा सा कम एग्रीकल्चर का ओवरऑल बजट है। और लेकिन ये है कि सब्सिडीज़ में कुछ ट्विकिंग की है, जो ऑफ बजट था उनको बजट में लाया, जो FCI के लिए ज़्यादा बोरोविंग्स होती थी उसको अब बजट में दिखाया गया है, और फर्टिलाइज़र सब्सिडी में भी कुछ चेंजेस किए हैं ये। लेकिन हाँ कि सेक्टोरल एलोकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जिसमें जो डेयरीज, एनिमल हस्बेंड्री और इन सब सेक्टर्स में, फिशरीज में चेंज किया है, बढ़ाया है। प्लस हेल्थ का अच्छा है कि हेल्थ में जो एलोकेशन बढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी जरूरत थी। ठीक है, मैं सीधा यहाँ से सुनील सिंह जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं है इस बजट के? आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं हरवीर सिंह जी के? निश्चित ही मैं अगर कहूं दीपक जी, तो जिस परिप्रेक्ष्य में ये बजट पेश किया गया है, आप सबसे नंबर मांग रहे थे, मैं तो सरकार को 10 में 10 नंबर दूं, क्योंकि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थे। इकोनॉमिक को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जो संतुलित बजट किया है
उसमें अगर देखेंगे तो गांव का, शहर का, सड़क का कहाँ का ख्याल नहीं रखा है। तो आप कह रहे हैं गांव में, तो गांव में भी पूरी तरह स्वास्थ्य के मामले में प्राइमरी हेल्थ केयर, गांव तक में हेल्थ यूनिट, गांव के अगर देखें तो गांव के अंदर में रोड्स के बारे में तो पूरे गांव का ख्याल रखा गया। बी ग्रेड शहरों में देखें तो मेट्रो वगैरह का ख्याल रखा गया, तो बिहार को काफ़ी फायदा होगा। तो सभी लोगों का फायदा रखे। और अनुराग भदौरिया जी जो बार बार कह रहे थे कि ये वो इतना वो परसेंटेज बढ़ा दिया गया, अरे ये ग्लोबल रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कहीं एफडीआई बढ़ानी पड़ती है, उसी के लिए ये था। उस परिप्रेक्ष्य में देखें। और अगर उनका ऐसे कहना है कि मुफ्त में खिलाना ये बुरी बात है, तो अरे समावेशी विकास, समावेशी विकास एक पिलर था अभी के बजट का। ये बेरोजगारी भत्ता देने वाले कह रहे हैं, ये बेरोजगारी भत्ता घोषित करने वाले कह रहे हैं। अखिलेश यादव किस बात पर मुख्यमंत्री बने थे? बेरोजगारी भत्ता देंगे, भूल गए अनुराग जी? खड़े होने की बात की मैंने, किसानों को पैर पे खड़े होने सर आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों देने की बात कही थी 2012 में, फिर क्यों नहीं दिया था? बता दीजिए। के पूरे प्रयास हुए हैं, रोजगार देते हैं, बेरोजगारी दूर करने के पूरे सर बेरोजगारी भत्ता। अनुराग जी मुझे लगता है तब आप दूसरी पार्टी में थे 2012 में, आपको नहीं पता है अखिलेश यादव ने क्या प्रॉमिस किया था। लेकिन मेरा आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन है, सुन लीजिए मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मुझे हजारों की संख्या में ट्विटर और व्हाट्सएप आते हैं कि अनुराग भाई से बजट के दिन जरूर पूछना कि ये हरे रंग का ही कुर्ता क्यों पहनते हैं, हरे रंग से ऐसा क्या प्रेम है। और आज बजट का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा बजट अलाउ करता है कि अनुराग भाई को 6 कुर्ते गिफ्ट कर दिए जाएं। ये हरे रंग से क्या प्रेम है, इसीलिए आपको हरे रंग का वायरस कह रहे थे। मुझे हरे रंग से इसलिए प्रेम है क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, हरियाली में जीता हूं, और हरियाली जो होती है वो हमेशा आपके लिए शांति के लिए होती है। और हरियाली में ही लोग रहना चाहते हैं। पेड़ पौधे से अगर किसी को नफरत है तब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। हरा रंग मतलब होता है, हमारे तिरंगे में भी हरा रंग है, और आप कहीं भी जाएंगे आपको शांति की, जहां भी जाएंगे आपको मुझे लगता है कि आपको माधुरी दीक्षित का वो गाना पसंद है, किसने मुझ पे हरा रंग डाला, हाय मार डाला। नहीं, किसी ने नहीं मार डाला मुझे, तो मेरे गांव के कल्चर ने मुझे मार डाला है। उसी के बीच में जीने की आदत पड़ी है, पेड़ पौधे में रहे हैं पूरी जिंदगी भर, तो उसी ने मुझे मार डाला है। उन्हीं के पेड़ पौधे के कलर और हरियाली खेत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हरे को पसंद करता हूँ। आप ये दूसरों की मानसिकता में अगर कोई दिक्कत है बीजेपी के, तो अब उनकी मानसिकता की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी ने सवाल नहीं पूछा सर, आम दर्शकों ने सवाल पूछा है आपके लिए विशेष तौर पर। लेकिन मुझे बताइए, आप कह रहे थे सब कुछ सेल पे है, भाई रूरल रोजगार तो मिलेगा ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंड जाएगा, कि नहीं मिलेगा? इससे भी आप इनकार करेंगे? आपको मैं बिल्कुल इनकार करूंगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ बातें करने के लिए, करने को कुछ नहीं है। आप भी यहाँ बैठे, पिछले साल जब इन्होंने बजट पेश किया था तो ऐसा ही बोला था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, और यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे कम से कम 10 करोड़, 6 करोड़, 2 पता नहीं कितने रोजगार गिना दिए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में तो करोड़ों रोजगार गिना दिए गए थे, लेकिन रोजगार है कहाँ पे? 10 महीने तो कोविड था ना, चला गया। 10 महीने तो कोविड था, भूल गए? 10 महीने कोविड था कि नहीं था, लॉकडाउन था कि नहीं था? अरे चलिए मैं कह रहा हूँ 15 की बात कर लो, 2016 की बात कर लीजिए, 17 की बात कर लीजिए, 18 की बात कर लीजिए, आप बजट उठा के देख लीजिए। सर दूसरी बार जीत क्या है सैयद जफर इस्लाम जी? 2014, 15, 16, 17, 18 का हिसाब जनता ने 19 में कर दिया, दोबारा जिता के भेजा इनको। बोलिए सैयद जफर इस्लाम जी, कहाँ है? मैं वही पूछना चाहता हूँ, रोजगार कहाँ है? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार तो है नहीं। अब सुन लीजिए अनुराग जी, हाँ, अरे सुन लीजिए, आज आप सीएमआई डेटा का आप कुछ जिक्र नहीं कर रहे, कल तक तो आप वही जिक्र करते थे। अब देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव दिखा रहा है, प्री कोविड लेवल से बेटर दिखा रहा है, और जो इतने सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं उससे और भी जॉब क्रिएशन हो रहा है। आज 5.5 लाख करोड़ का निवेश कैपेक्स भी डिक्लेयर हो गया, तो और भी नौकरियां बढ़ेगी। तो आप सीएमआई डाटा भूल गए। अरे भाई इतना भी झूठ मत बोलिए। अरे भैया कौन सी नौकरी बढ़ेगी? 7 साल में कौन सी नौकरी बढ़ गई कि नवंबर? अरे भैया मत करो ऐसा। कौन सी नौकरी गिना दीजिए ना। अरे आज देश आगे बढ़ रहा है। चलिए एक सेक्टर वैभव डांगे जी बताएंगे, एक सेक्टर वैभव डांगे जी बताएंगे। वैभव डांगे जी क्या फिगर है सड़क और परिवहन मंत्रालय का? कितने रोजगार जनरेट हुए 2014 से आज तक, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें? धन्यवाद दीपक जी। 2014 के शुरू में इस देश में लगभग 11 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनता था, नेशनल हाईवे। आज जनवरी का जो फिगर आया है उसमें हम 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बना रहे हैं।
और जनवरी 1 से 15 जनवरी के बीच में इस देश ने 575 किलोमीटर केवल 15 दिन में रोड नेशनल हाईवे बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे रोड हो चाहे मेट्रो, 27 शहरों में मेट्रो बन रही है, चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% पूरा होना हो, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6-8 साल में इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से रही है। और आज हम सब लोग देख रहे हैं दिल्ली के अगल बगल में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 500 दिन में पूरा हुआ, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जिसपे आज सर मैं आपको बता दूं, आप मैनेजमेंट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, प्लेसमेंट बंद हो गया लास्ट 4-5 सालों से। अरे अनुराग भाई खाली यूपी की बात, आप कैसी बात करें? सुन तो लीजिए उनको, सुन तो लीजिए उनको, सुन लीजिए ना उनको। अनुराग भाई सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा मैं। वैभव जी कंप्लीट करिए। दीपक जी बता रहे हैं मुझे लगता है कैसे रोजगार दूर होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और सड़क मजबूत ढांचा जब तक हम नहीं बनाएंगे इस देश में रोजगार के अवसर और सर कब बनाएंगे? 7 साल हो गए सरकार को। इस देश में जब अगले साल हो गए सर, उन्होंने फिगर बना दिया रोज कितने किलोमीटर रोड बन रहा है। अब क्या, अरे भाई तो अब क्या बच्चे की जान लेंगे? अरे बच्चे की जान नहीं लेंगे। मैं इनको बता दूं 22 महीने में 15 लाख करोड़ के रोड के काम इस देश में चल रहे हैं। 15 लाख करोड़ के काम कितने शून्य होते हैं पता है आपको? 15 लाख करोड़ कितने शून्य होंगे बता दीजिए। ग्रामीण मुझे आप एक चीज समझ में नहीं आती, क्या ज्यादा सड़क प्रतिदिन बन रही है। ठीक है, मैं सीधे इसी बात को आलोक शर्मा जी के पास ले जाऊंगा। आलोक शर्मा जी, सड़क नहीं बन रही है ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह सकती, क्योंकि आपके शासित राज्यों में भी उतनी ही तेजी से सड़क बन रही है जितना किसी बीजेपी शासित राज्य में। कम से कम सड़क के मामले में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। देखिए, सड़क के मामले में मैं कहूंगा कि सड़क बन रही है, लेकिन उसके पीछे 2 पहलू और समझने के। जिस समय 2014 में एनडीए सरकार आई 1166 टोल थे, आज 1700 ज्यादा टोल है, 1700 से ज्यादा। शायद इतिहास में कभी इतने टोल टैक्स नहीं बढ़े होंगे, पहला। दूसरा, 3 गुना जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 3 गुना बढ़ गई 5 साल के अंदर। मुझे लगता है कि उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार जाएगी, जांच होगी, तब उसके ऊपर विचार करेंगे। अब बात आते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट गिर गया, मनरेगा का बजट 71% कम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का बजट कम हो गया, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि साहब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या नेपाल आके बनाएगा? यहाँ पर कहां से फंड आएगा? ये सड़क कहां बनेगी? ये सड़क कहां बनेगी? मुझे केवल ये, अरे साहब मुझे बताइए, नेशनल हाईवे रूरल एरिया में बनता है क्या? अरे जहाँ काम हो रहा है आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। गजब है। एक आप बोल रहे काम नहीं करते, फिर जहाँ काम हो रहा है वहां कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है। 3 गुना कैसे बढ़ गया? सीएजी ने तमाम तरह के सवाल उठाए। मुर्मू साहब के आने से पहले सीएजी के सवाल थे कि एनएचएआई के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 साल में 3 गुना कैसे हो गई। ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ, सीधे वैभव जी से ही सवाल लेता हूँ। वैभव जी, क्या आलोक जी जो आंकड़ा बता रहे सही है? इसमें एक जोड़ना चाहूंगा, निश्चित रूप से जोड़ना चाहूंगा। 2014 में आपको ध्यान होगा जब ये नया लैंड एक्विजिशन बिल आया और जिसमें सरकार ने बहुत सोचकर किसानों, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं आलोक भाई आप ही का जवाब दे रहे हैं। बीओक्यू में मैं सिविल से इंजीनियर हूँ, बीटेक हूँ, मैं बीओक्यू की बात कर रहा हूँ साहब, मैं लैंड एक्विजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल पूरा गलतफहमी में मत रहना। शर्मा जी, बढ़ोतरी का कारण ये था कि बाद में जो सड़कें बनी, अरे साहब पूरा भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मैं कंपनियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने 2019 में फंडिंग की है बीजेपी को और उसके बाद उनको काम मिले। दिल्ली से बड़ौदा के ऊपर, हाईवे के ऊपर, आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूं कंपनी के। अभी हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जो आज नेशनल, अरे साहब मैं बता रहा हूँ, मैं कंपनियों के नाम बता दूंगा। दीपक जी यहीं पर बैठा गलतफहमी में ना रहे आप लोग। 1100 से बढ़ाकर टोल आपने 1700 टोल कर दिए जिसके कारण पूरे देश के अंदर। अरे सड़क बनेगी तो टोल बढ़ेगा भाई आलोक जी, लॉजिकल बात है। सड़क बनेगी तो टोल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या? 3 टोल बढ़ गए। कहां से बढ़ गए? अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर। अच्छा जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। एक मिनट आलोक जी जवाब ले लीजिए। वैभव जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वैभव जी नहीं चिल्ला पाएंगे उतना। वैभव जी कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर मैं जफर सलाम जी के पास जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के लगातार अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन इस देश में तो लिया ना बढ़ी है 3 गुना। दीपक जी आपके शो पर माना है, इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाइए कि 3 गुना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी। भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर। मेरे शब्दों को आप बिल्कुल गलत तरीके से मत पेश करिए।
मैं नहीं बिल्कुल मैं आपको तो साफ कह रहा शब्दों हूँ, में कह रहा अब बताइए ना हूं कि कितने बिल्कुल टोल बढ़े। 3 गुना। आरटीआई का जवाब है बेस वैल्यू से कंपेयर 1166 से करिए। 1700 कुछ टोल हो गए 5 साल के नहीं अंदर। बनती थी, पब्लिक 6 की लेन जेब से सड़कें सब नहीं कुछ बन निकाल रही थी। लीजिए आप लोग। आज 4 लेन की 6 लेन की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बन रही है, जिसके कारण मेंटेनेंस कम हो रहा है। अरे साहब लाइफ मैं साइकिल कंपनियों के कॉस्ट नाम बता दूंगा कंस्ट्रक्शन किसने की कहा कम कितना हुई है। चढ़ावा चढ़ाया है, मेरा मुंह मत लाइफ खुलवाइए उस साइकिल की मुद्दे पर। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हुई है इस देश में। लाइफ छोड़ साइकिल दीजिए कॉस्ट साहब, कम छोड़ हुई है। दीजिए। अच्छा चलिए, मैं इस बहस में नहीं जाता हूं, एक दिन इस मुद्दे पर अलग से बहस रखेंगे। आलोक जी, आप पेपर लेकर आना, तब इस पर भी बहस होगी। लेकिन पूनम मदान जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। पूनम जी, क्या कहेंगी इस बजट पर? मेरे को ये बजट अच्छा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपदा के समय में, पेंडेमिक के समय में ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये अवसर की तरह है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया गया है और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि मैं फार्मा बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा बजटरी एलोकेशन है, जिसमें 137% इजाफा हुआ है, जो एक अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में देखा गया कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग इतने सक्षम नहीं थे इस पेंडेमिक से, आपदा से निपटने के लिए। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। और अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोगों को कुछ उम्मीदें थी कि कुछ आधी आबादी जो इस देश की है वो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कुछ अलग से कुछ बजटरी एलोकेशन होता या उनको कुछ उनके उद्यमों को कुछ आगे बढ़ावा मिलता तो वो हमें अच्छा लगता। ठीक है पूनम जी, आप ही का सवाल लेता हूँ। 10 में से आप ही का सवाल लेता हूँ। जफर इस्लाम साहब, क्या आधी आबादी का ख्याल नहीं रखा गया? पूनम जी की शिकायत है। दीपक जी, फिर से बताइए, इधर आपकी आवाज टूट रही थी। दीपक भाई, क्या सवाल पूछा आपने? मेरा सीधा सवाल है। पूनम मदान जी ने कहा कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अच्छा फायदा मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या आधी आबादी का ख्याल रखा गया? देखिए ये हर बजट में हर वर्गों का ख्याल रखा गया है। हो सकता है कि किसी वर्ग का ज़्यादा हो सकता है, किसी वर्ग का कम हो सकता है, लेकिन हमने प्राथमिकता दी है इस वक्त में हर वर्गों के लिए, और ख़ासकर उन वर्गों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर किसान के लिए। अगर सेस हमने एलोकेट किया है किसान के लिए तो वो हमने सूझबूझ के साथ किया है। उसी तरह से हमने अगर किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 5.5 लाख, उससे पूरे समाज को फ़ायदा होने वाला है, किसी एक वर्ग को फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन स्पेसिफिक हो सकता है कि किसी सेक्टर में किसी एक वर्ग को कम हो सकता है, लेकिन सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपको उन्होंने जवाब दिया था कि कैसे आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बजट, उन्होंने जवाब दे दिया था, आप काउंटर नहीं कर पाते उसका। देखिए मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी जो मार लगेगी, अभी हरबीर साहब ने भी कहा कि सब्सिडीज का जो ओरिएंटेशन किया है इन्होंने, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव आएगा वो गैस के सिलेंडर पर आएगा। गैस का सिलेंडर 2014 से अभी तक ऑलरेडी 250% के करीब बढ़ चुका है, और जो सब्सिडी कट हुई है 68%, आज सीधा सबसे पहले सिलेंडर बढ़ेगा। मुझे बताइए महिलाओं के लिए क्या किया आपने? माइग्रेंट लेबर्स के लिए इसमें 1 रुपया नहीं है, होटल इंडस्ट्री के लिए 1 रुपया नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए 1 रुपया नहीं है। ड्रॉप आउट रेट, बच्चों का स्कूल बहुत छूटेगा कोरोना के बाद दीपक जी, और उसमें भी लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 8 महीने तक जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनको वापस स्कूल भेजना बहुत मुश्किल होगा। कोई प्रोविजन नहीं है। डिफेंस बजट पर चर्चा नहीं है, इनकम टैक्स के सेक्टर पर कोई चर्चा नहीं है, केवल एक लाइन नीचे लास्ट में जोड़ दी गई। मुझे लगता है कि 141 में पॉइंट पर 2.5 घंटे के बाद, 41 मिनट के बाद लगभग जाकर वित्त मंत्री महोदया रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट की बात करती हैं। उससे पहले एक प्राइवेट कंपनी ट्विटर पे डाल देती है कि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, फिजिकल डेफिसिट इतना है। ये सरकार ने बजट भी लीक कर दिया था क्या? मैं कंपनी का नाम भी बता दूंगा, चिदम्बरम साहब ने आज उस कंपनी का नाम भी लिया है। मुझे लगता है कि इतना असंवेदनशील बजट जिसमें किसी का ख्याल नहीं रखा गया है, और अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा। अभी आप देखिएगा पिछले 6 महीने में 11% सुनील सिंह जी जवाब देना चाहेंगे आलोक शर्मा जी का? क्या वाकई अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है बजट का? उसके बाद जफर इस्लाम जी और क्लोजिंग मनोज सर से। के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। नहीं जी मैं इनको बता दूं आलोक शर्मा जी
गोबेलियन ट्रूथ को लेके कितनी नकारात्मक बातों को, पूरा तो उन्होंने बजट पढ़ा नहीं। महिलाओं के लिए कुछ बातें को बता दूं। महिलाओं के लिए है कि उज्ज्वला योजना को ज़्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है। गैस के पाइपलाइन कनेक्शन से महिला को आराम मिलेगा, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है शहरों में। अरे उज्ज्वला का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए साहब आप। उज्ज्वला में पिछले जो सिलेंडर गए थे वो कबाड़ी में बिके, उद्यम करने के लिए, बैठाने के लिए महिलाओं को उद्यम में विशेष प्रोत्साहन दी जाएगी। एक एक करके अनुराग जी इसके बाद अगर देख लें तो आलोक शर्मा जी टोटल कहीं से चाहते पूरा पहले बजट पढ़ ले। आलोक जी इतने निराशाजनक रूप में एक तरफ सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। निराशाजनक और नकारात्मक हर चीज को पेंट करना, ये कहीं ना कहीं फैलाना चाहते हैं, मगर जनता के बीच में इनका भ्रमजाल फैलाना चलेगा नहीं भ्रमजाल। सही है जफर इस्लाम साहब। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई दूरदर्शिता नहीं है बजट में। 30 सेकंड का आपका कमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट बार बार देती है, हर बजट के बाद देती है, लेकिन अगर आप उनका ही इतिहास उठा के देखिए, अगर ऐसा बहुत ऐतिहासिक बजट उन्होंने पेश किया होता है तो कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में भी उसकी झलक दिखती है, और साथ साथ देश की जनता के जिंदगी में भी दिखती है। जो भी अगर वेलफेयर स्कीम है वो इसी सरकार ने चलाया है। अगर किसानों के आमदनी बढ़ाने का अगर कोई बेड़ा उठाया तो हम ही ने उठाया। आपने तो पूरे 7 दशक में देख लीजिए, 7 दशक में देख लीजिए कि आपने क्या किया है, किसानों के साथ कितनी अन्याय किए। अरे कौन से किसानों के साथ कितनी अन्याय किए। इनकम आप अपनी इनकम, अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की इनकम जो है 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना हो गई, और किसानों की इनकम बढ़ी नहीं। किसानों के बारे में जितनी समस्याएं थी किसी का समाधान उठाया नहीं। लेकिन आपके सारे नेता जो है करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन वो किसान गरीब का गरीब रहता है। हम किसानों की बीड़ा उठाए, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, और हमने जब बार हमने इसको इनपुट कॉस्ट कम करने की कोशिश की। आपने क्या किया? क्या आप कह सकते हैं कि आपके कुछ किसानों के लिए क्या कुछ कहने के लिए है आपके पास? नहीं, आप बताइए ना, जो आप हमको बोल रहे हैं, हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है, और इसी पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर का जो मंत्र दिया है उसमें उनका सबसे बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत। कैसे बजट आत्मनिर्भर भारत के गोल को पूरा करता है? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महामारी के समय देश की जनता की जान बचाई जा सके, फिर अर्थव्यवस्था को बचाएं। मोदी जी ने जान बचाने का काम भी किया। दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम है, तो भारत उन देशों में से एक है। और इस अर्थव्यवस्था को वी शेप रिकवरी की बात की जाए तो बड़ी तेजी के साथ वो भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। और इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या जाए। अगर जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना है, नए कर नहीं लगाने हैं, तो सरकार की आमदन कैसे बढ़ेगी और सरकार निवेश अपना कैसे बढ़ाएगी। हमने अपने खर्चे को, दीपक जी, बढ़ाया 34.5% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने वाले हैं। मान लीजिए सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, रेलवे पर 1,10,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हैं। जल जीवन मिशन पर हर घर में नल देने के लिए और जल देने के लिए 50,000 करोड़ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% वृद्धि ज्यादा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। और तो और किसानों के लिए 65,000 करोड़ का पीएम किसान सम्मान निधि में प्रावधान किया। एग्रीकल्चर सेस लगाने जा रहे हैं ताकि किसानों के लिए कृषि का आधारभूत ढांचा बनाकर दे सकें। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस के 30,000 करोड़ के मुकाबले दुगने से ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आपदा में अवसर की बात कही, अवसर एक ये भी है कि हम कितनी जल्दी वैक्सीनेशन लोगों का करते हैं। आपने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखा है। वित्त मंत्री जी यानी आपके मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है अगर और जरूरत पड़ी तो और पैसा लगेगा। क्या शुरुआती 35 करोड़ जिनको हम वैक्सीनेशन का टारगेट रख रहे हैं इस साल में, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? और क्या सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी?
कम से कम पहले लॉट में? देखिए, पहले ये था कि जब कोविड महामारी आई, हमने 15,000 करोड़ रुपए सबसे पहले देश भर में दिया सभी राज्यों को। पीपी किट खरीदने के लिए दिया, मास्क खरीदने के लिए दिया, वेंटिलेटर खरीदने के लिए। फिर हमने कोविड वॉरियर्स की 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी करा कर दी और भी सारे कदम उठाए, जान बचाने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, दीपक भाई वहां पर आज भारत की पूर्ति भी करते हैं और भारत से विदेशों को भी हम भेज रहे हैं। इसी तरह से भारत आज 2 कोविड वैक्सीन बना चुका है, यहां पे निर्माण करके अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को दे चुका है। ये मोदी जी ने वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है उसको पूरा करके दिखाया है। अपने लोगों को भी, विदेश के लोगों को भी करने का काम किया। हिंदुस्तान के लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 35,000 करोड़ दिया है, आगे भी देने की जरूरत पड़ेगी तो देंगे। एक सवाल मैं आपसे क्रिकेट टर्म में पूछता हूं, कई बार बोला कि अब तो टीम इंडिया की तरह बैटिंग करेगी टीम मोदी, तो आज वित्त मंत्री जी कैसा खेली? पुजारा की तरह खेली, पंत की तरह खेली, शुभमन गिल की तरह खेली? क्योंकि आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, आप तो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। कैसे खेली आज निर्मला सीतारमण जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर? मुझे लगता है शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में कहूं तो आपकी शेयर मार्केट ने वो संदेश दे दिया, सभी टीवी चैनल्स ने संदेश दे दिया कि पूरे देश ने इस बजट का स्वागत किया है। इसका मतलब यह है निर्मला सीतारमण जी मैन ऑफ द मैच बनी है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं सरकार के कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, अगर स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ा तो फिर तो इकोनॉमी जो है वो फिर से दिक्कत में आ जाएगी। क्या वाकई में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है? खासतौर पर मिडिल क्लास ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद टैक्स में कुछ राहत मिल जाए। देखिए, हमने लगातार कोविड के समय भी चाहे बैंकों के लिए मॉरेटोरियम चाहिए था वो भी दिया, धंधे चालू रखने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था 3 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया। किसी की ज़मीन गिरवी नहीं रखी, किसी का कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रुपए तक वालों के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से भी मुक्ति उनको दिला दी। यहाँ तक कि रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी दे दी। सबके व्यापार बच सकें या रोजगार बच सके उसके लिए हमने तब भी कदम उठाए। अब भी लोग कहते थे कोविड टैक्स लगेगा, मोदी सरकार और टैक्स लगा सकती है क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है। दीपक जी, हमने किसी के ऊपर भी 1 रुपए का बोझ भी हमने इस बजट में नहीं डाला है और उल्टा सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाने का काम किया है ताकि और रोजगार उत्पन्न हो सके, अर्थव्यवस्था में तेजी आ सके, अलग अलग सेक्टर्स में उसका इफेक्ट नजर आ सके। आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा वो है स्क्रैप पॉलिसी। आज सरकार ने, क्योंकि कार आप भी चलाते हैं, कार में मैं भी चलता हूं, आप भी चलते हैं, मेरे ख्याल से करोड़ों गाड़ियां होंगी, चाहे स्मॉल हो या बड़ी हो, और उससे हमारी इकोनॉमी भी घूमती है। ये स्क्रैप पॉलिसी जो 20 साल की गाड़ियों पर होगी, ये किस तरीके की होगी? क्या नई गाड़ियों पर ये स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी या 20 साल जो पुरानी गाड़ी हो चुकी हैं ऑलरेडी उन पर भी स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी? इस पर लोग जानना चाहते हैं। देखिए, डिटेल पॉलिसी भी आपके सामने आएगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसमें लोग इसलिए भी गाड़ी नहीं बदल पाते थे, चाहे 20 साल से ज़्यादा थी, कि कई बार जेब अलाउ नहीं करती थी या खर्चा नहीं कर पाते थे। इसमें सरकार भी मदद करेगी, प्रदूषण मुक्त भी गाड़ियां होंगी, यानी कि प्रदूषण वाली गाड़ी जब चले जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी तो उससे मुक्ति मिलेगी। और जो 15 साल कमर्शियल व्हीकल चला उसकी उम्र खत्म हो जाती है तो उससे मुक्ति मिलेगी। वो आदमी भी नई गाड़ी ले पाएगा, उसका भी मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा, इससे प्रदूषण भी बचेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और लोगों को नई गाड़ियां लेने के अवसर भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज आपने फिर से एक सफल बजट पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि आत्मनिर्भर का भारत का सपना इस बजट से जरूर पूरा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी बजट पर हम देश के जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं दूरसंचार यानी टेलीकॉम और आईटी मामलों के मंत्री और कानून मामलों के रविशंकर प्रसाद जी। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दिया गया है,
आपने बिहार में वादा किया है कि आप कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, ये आपका इलेक्शन प्रॉमिस है। क्या पूरे देश को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी? क्योंकि 35,000 करोड़ का बड़ा फंड दिया गया है और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर और पैसे की जरूरत लगेगी तो वैक्सीनेशन में वो भी खर्च किया जाएगा। दीपक जी, आपने बहुत सही कहा। थोड़ा सा इस बजट के पूरे फिलॉसफी को समझना जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी के साहस और दूर की सोच को भी समझना जरूरी है। उनका भी अभिनंदन और वित्त मंत्री उनकी टीम का भी अभिनंदन। देखिए, एक बात समझिए, कोरोना की लड़ाई में भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। सबसे अधिक कम लोग मरे, सबसे अधिक कम लोग ग्रसित हुए। भारत की आबादी को देखिए आप। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलिए जो उन्होंने कहा अपने भाषण में भी कि पूरे कोरोना में लगभग 27 लाख करोड़ का सहयोग दिया गया था भारत के लोगों को। 1 लाख करोड़ किसानों के लिए दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 2,76,000 करोड़ गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त दिया गया, 5 किलो चावल 5 किलो। बाकी जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए किया गया, महिलाओं को फ्री गैस दिया गया। तो ये सारा पैकेज आत्मनिर्भर भारत में ऑलरेडी अनाउंस था। आज के बजट को उसके साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बजट का जो आपने बहुत सही कहा मूल सार है स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, सेहतमंद भारत। आपने कहा बजट उस भविष्य के रास्ते को आगे बढ़ाता है, लेकिन विपक्षी दल इस बजट के बारे में कह रहे हैं कि ये तो सेल लग गई है, विनिवेश कर दीजिए, बीपीसीएल का कर दीजिए, बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस का कर दीजिए, अब एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, बाद में इनको भी बेच दिया जाएगा। तो क्या वाकई ये गवर्नमेंट ऑन सेल का बजट है जो विपक्ष इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं? आपने बहुत सही कहा, मैं उनकी बात आऊँगा। एक आपको याद होगा दीपक जी, एक तो बड़ा सुंदर गाना होता था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। तो आज देखिए सड़कों के लिए कितना बड़ा उन्होंने अलग 8,000 करोड़ की पूरी सड़कें बनेंगी। पूरे बिजली के ढांचे को सुधारना है तो डिस्कॉम को ठीक किया जाएगा और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है। आज भारत दुनिया का चीन के बाद नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया कंपोनेंट का, और मेरा संकल्प है कि इसको मैं नंबर 1 बनाऊंगा। अब ऐसे में जो हमारे विपक्षी बोलते हैं तो उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि इस पर बहस होगी ना, बहस होगी तो हम जवाब देंगे। आइए आप भी जरा बजट में आ जाइए, मैदान में आइए, क्योंकि देखिए आप मैदान में कुछ बोलते हैं दीपक बाबू तो आप रिकॉर्ड पर आते हैं, है ना? तो रिकॉर्ड पर आते हैं तो हम भी आपका जवाब रिकॉर्ड पर देंगे ना, और आप खोलेंगे, किसानों की बात करेंगे। और हम तो बैठे हुए हैं राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए कि 2019 के अपने घोषणा पत्र में हमने जो 3 कानून लाया है, इससे अधिक सख्त कानून आप लाने की बात कर रहे थे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शुरू किया था, आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो ये भी पूछेंगे कि बजट पर तो वो चर्चा करेंगे ही करेंगे, तो हम उनसे बड़ी विनम्रता से पूछेंगे हमें एक चीज इस कानून की कमी बता दीजिए। क्या कोई मंडी हमने बंद किया? क्या हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में, तो आज निर्मला जी ने सदन में कह दिया कि आपके समय कितना मिलता था और आज हम उसका 4 गुना 5 गुना दे रहे हैं। बजट स्पीच का पार्ट है, आपने भी दिखाया, और ये हम कभी हटने भी नहीं देंगे। तो हम तो एक ही सवाल करेंगे कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं राहुल जी, विपक्ष के लोग किसानों की समस्याओं को बहुत समझते हैं, तो एक बार हमें बता दीजिए, आप समझा दीजिए। तो अब ऐसा है कि उनका काम तो आलोचना करना ही है, करे आलोचना, लोकतंत्र है। लेकिन हमने इसलिए बहुत विनम्रता से आपसे अनुमति लेके इस पूरे बजट के दर्शन को समझाया। मैं सीधे आऊंगा किसानों की बात पर, क्योंकि अब कानून सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए हैं और कानून वाकई में अमली तौर पर लागू नहीं है। फिर भी आप इन तीनों कानूनों को वापस लेने की जिद को कानून मंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। किसानों से चर्चा चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि मंत्री बस एक फोन कॉल अवे। जो लाल किले की घटना हुई उन सबों से हम लोग बहुत दुखित हैं और बहुत पीड़ित हैं, और मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने उस घटना की भर्त्सना अभी तक नहीं की है। दीपक बाबू, मैं आपके चैनल पर शायद पहली बार बोल रहा हूँ, मैं समानता आजकल राहुल गांधी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर लूँगा
और लेकर ये कहूँगा, राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार के कारण उस स्थान पर हैं जहाँ पर हैं। आपकी क्षमताओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आपके परिवार के पिताजी, दादी जी और दादाजी ने 40 साल तक लगभग लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया है। ये है वो पवित्र स्थल, और वहां पर कैसे कैसे लोगों ने क्या किया, एक शब्द आलोचना के नहीं है। औपचारिक चर्चा चल रही है सरकार के स्तर से, कृषि मंत्री हैं, बाकी मंत्री हैं, तो उनको वो चर्चा कर दीजिए। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अभी वो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकारा है कि सरकार ने उसको माना है। लेकिन हाँ, ये बात तो हम जरूर कहेंगे, इस कानून में कमी क्या है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आज बड़े सरकार ने कहा है वन नेशन वन राशन कार्ड। आप आईटी विभाग के मंत्री हैं, क्या राशन कार्ड को आने वाले समय में डिजिटाइज किया जाएगा, और क्या वन नेशन वन राशन कार्ड को डिजिटाइज करके जो जहां माइग्रेट होता है वहां पर पहुंचने की व्यवस्था, इस बारे में सरकार क्या कोई विचार कर रही है? जो आपका कंज्यूमर अफेयर और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इसमें चर्चा कर रहा है, और मेरा विभाग पूरा सहयोग करेगा। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा और किशनगंज का एक रिक्शा वाला, या उत्तर प्रदेश के बस्ती देवरिया का एक रिक्शा दिल्ली आता है या मुंबई जाता है अपनी मजदूरी करने या रिक्शा चलाने, तो वहाँ जाके फिर राशन कार्ड बनाएगा और फिर उसको राशन का कार्ड नहीं मिलेगा। ये जो राशन कार्ड है डिजिटल होगा, आधार से लिंक होगा, आपकी अंगूठों का निशान होगा, तो आप जहाँ भी जाओ कि भैया मैंने बस्ती वाली चीज़ छोड़ दी, आजकल मैं नासिक, पुणे में आ गया हूँ, मेरा कोटा यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो जब वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो सब कुछ डिजिटल होगा, तो जो फेक हैं, झूठे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड पर हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आपने बात की और पूरे बजट में कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा उसके लिए आपने पॉइंट्स हमें बताए, और बताया कि कैसे वन नेशन वन राशन कार्ड अगर डिजिटाइज हो गया तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होगा। आपने अपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।